जय हिंद दोस्तों। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। दिल्ली की रोहिणी अदालत में हुई गोलीबारी ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था की खामियों और अपराधियों के बढ़ते मनोबल को रेखांकित किया है। एक इनामी बदमाश को पेशी पर पुलिस रोहिणी अदालत लेकर गई थी। जैसे ही उसकी पेशी हुई, उसके विरोधी गुट के बदमाशों ने भरी अदालत में ही उसे गोली मार दी। हालांकि पुलिस तत्काल सक्रिय हुई और उसने दो हमलावरों को मार गिराया। दोनों गुटों के बीच पुरानी रंजिश बताई जा रही है। हालांकि दिल्ली की अदालतों में प्रवेश द्वारों पर जांच के लिए कंप्यूटरीकृत उपकरण लगाए गए हैं, पर हमलावर वकील की पोशाक पहनकर सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देने में कामयाब हो गए थे। यूं किसी अदालत में यह कोई पहली घटना नहीं है। रोहिणी अदालत में ही इससे पहले ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। बदमाशों ने अदालत में हमला करने की साजिश इसलिए रची होगी कि उन्हें वह जगह ज्यादा मुफीद लगी होगी। जिस बदमाश को वे मारने आए थे वह जेल में बंद था और अदालत में उसे पेशी पर लाया गया था। जेल में ऐसा करना उनके लिए संभव नहीं था। गनीमत है कि इस घटना में दूसरे लोग हताहत नहीं हुए, वरना जितनी गोलियां वहां बदमाशों ने चलाई उसमें सामान्य लोगों की जान को भी खतरा हो सकता था। दूसरे शहरों की अपेक्षा दिल्ली अधिक संवेदनशील शहर है, इसलिए यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को अधिक पुख्ता रखने पर जोर दिया जाता है। दिल्ली पुलिस अनेक मौकों पर दावा करती रही है कि वह राजधानी को अपराध मुक्त बनाएगी, मगर हकीकत यह है कि यहाँ और इससे सटे शहरों में बदमाशों के अनेक गिरोह सक्रिय हैं और वे कभी आपसी रंजिश में तो कभी पेशेवर रूप में हत्याओं को अंजाम देते रहते हैं। इनकी दबंगई का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इनमें पुलिस का खौफ नहीं दिखता। कुछ महीने पहले ही पुलिस की गाड़ी में ले जाए जा रहे एक बदमाश ने उसके प्रतिद्वंद्वी बदमाशों ने इसी तरह हमला किया था। हालांकि उसमें भी हमलावर बदमाश मारे गए थे, पर दिल्ली पुलिस को चुनौती देते बदमाशों को लेकर सवाल तो उठे ही थे। हालांकि ताज़ा घटना में अदालत लेकर गए पुलिस दस्ते को इस बात की आशंका जरूर रही होगी कि कोई अनहोनी हो सकती है, इसलिए वे हथियारबंद होकर गए थे और हमलावरों को मार गिराने में सफल हुए थे। इस मामले में यह दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी कही जा सकती है, मगर उसके सामने यह चुनौतियां तो हैं ही कि ऐसे बदमाशों में वह कैसे खौफ पैदा कर और अपराध पर अंकुश लगा सके। इस घटना पर दिल्ली पुलिस आयुक्त ने कहा है कि इसमें शामिल अपराधियों को किसी रूप में बख्शा नहीं जाएगा, पर देखना है कि दिल्ली में सक्रिय ऐसे अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस क्या कदम उठाती है। इन अपराधियों के पनपने और इनका मनोबल बढ़ने की वजहें छिपी नहीं हैं। ये जमीनों पर कब्जा कराने, सुपारी लेकर हत्या करने जैसी घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। इन पर अंकुश न लगाए जा पाने
का ही नतीजा है कि बलात्कार, छेड़खानी, रंगदारी करने वाले भी भय नहीं खाते। दिल्ली में ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती गई हैं। पुलिस की सफलता इस बात में मानी जाती है कि वह अपराधियों के मन में भय पैदा कर सके। अगर दिल्ली पुलिस इसमें नाकाम साबित हो रही है तो उसे अपराध रोकने संबंधी अपनी रणनीतियों पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत है। सरकारी जमीन पर से अतिक्रमण हटाने का अभियान अगर लोगों की जान लेने वाला हो जाए तो सरकार, स्थानीय प्रशासन और पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल उठना स्वाभाविक ही है। गुरुवार को असम के दरांग जिले के धौलपुर गोरखुटी इलाके में हुई ऐसी ही घटना बताती है कि जिस संवेदनशील मसले को बहुत ही संजीदगी के साथ हल करने की जरूरत थी, उसमें पुलिस और प्रशासन ने बर्बरता दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सरकारी जमीन खाली करवाने पहुंचे अमले ने बेरहमी से ग्रामीणों को पीटा। जब भीड़ उग्र हो गई तो गोलियां चला दी। इसमें 2 लोग मारे गए। हालांकि अतिक्रमण हटाने जैसी कार्रवाई में इस तरह की झड़पों का खतरा बना ही रहता है, लेकिन असम की यह घटना दहलाने वाली इसलिए है कि पुलिस और उसके साथ गए फोटोग्राफर ने गोली से घायल एक व्यक्ति के साथ हैवानियत की सारी सीमाएं तोड़ डाली। पुलिस उस घायल व्यक्ति पर डंडे बरसाती रही और जब उसने दम तोड़ दिया तो फोटोग्राफर उसके शव पर कूदता रहा। इस घटना का वीडियो प्रसारित हो गया। एक शव के साथ इस तरह की बर्बरता ने पुलिस के असली चरित्र को एक बार फिर उजागर कर डाला। गौरतलब है कि इस बस्ती में करीब 1300 परिवार दशकों से रहते आ रहे थे। लोगों ने यहाँ कच्चे पक्के मकान और धार्मिक ढांचे भी खड़े कर लिए थे। सरकारी रिकॉर्ड में यह 7000 बीघा जमीन सामुदायिक खेती के लिए रखी गई थी। हाल में असम सरकार ने यहाँ सामुदायिक खेती के लिए परियोजना को मंजूरी दी थी। जब जमीन खाली करवाने का मामला अदालत में पहुंचा तो अदालत ने भी सरकार को इन परिवारों को यहां से हटाने का निर्देश दिया था। इसी क्रम में अतिक्रमण हटाने की कवायद पिछले कुछ दिनों से चल रही थी। पहले चरण में सोमवार को प्रशासन ने करीब 800 परिवारों को हटा दिया था। बुधवार को बाकी बचे 500 परिवारों को भी जमीन खाली करने के लिए नोटिस थमा दिए गए और अगले ही दिन गुरुवार को सरकारी अमला बस्ती खाली करवाने पहुंच गया। इस पर लोग भड़क गए। उनका कहना था कि हटाने से पहले सरकार उन्हें रिहायश मुहैया करवाए। सवाल तो इस बात का है कि जब 800 परिवारों को हटा दिया गया था तो बाकी को भी समझा बुझाकर क्या जमीन खाली नहीं करवाई जा सकती थी। दरअसल अतिक्रमण संबंधी मामले सरकारों की अनदेखी और लापरवाही की ही देन होते हैं। अगर स्थानीय प्रशासन शुरू से सतर्क रहे तो अवैध बस्तियां बसने और अन्य तरह के अतिक्रमण जैसी समस्याएं पैदा ही न हों। हालांकि यह सब जानते हैं कि राजनीतिक दल अपने वोटों की खातिर जहां तहां ऐसी बस्तियां बसाते रहते हैं। यह समस्या
कोई असम की नहीं बल्कि पूरे देश में है। रेलवे इसका बड़ा उदाहरण है, जिसकी खाली पड़ी जमीनों पर अवैध रूप से बस्तियां बसी हुई हैं। स्टॉप।